आज का क्लास प्रारंभ करेंगे हम लोग। नीचे लिखते हुए हम लोग चलेंगे। हेडिंग पिछले क्लास दिलाए थे हम लोग। आज से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके महत्व को पिछले दिन सुने थे, आज हम लोग समझते लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो नीचे आधुनिक भारत का इतिहास हेडिंग देके नीचे लिख दीजिए सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम। इसका सिलेबस क्या है, हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे तो पूरा हम लोग का मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज का सिलेबस पता नहीं रहेगा और छोर नहीं पता लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना दूर तक पढ़ना। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बेसिक का मतलब सामान्य जानकारी देंगे, जो हम लोग पिछले दिन चले थे, और यही बेसिक सबसे पहले होगा, सामान्य जानकारी। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, सत्ता का विस्तार, और इसी के साथ आपको पढ़ा देंगे इसकी विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब नेपाल के साथ कैसा संबंध रहा, बर्मा के साथ कैसा रहा, अफगानिस्तान के साथ कैसा रहा, ये तमाम चीज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन में हम लोग उसको देखेंगे। चौथा नंबर जस्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे 1857 का विद्रोह। इसी के जस्ट बाद भारत के सभी जनजातीय और कृषक विद्रोह को भी हम लोग देख लेंगे। जनजातीय और कृषक विद्रोह। इसके बाद हम लोग 1857 के विद्रोह जब पढ़ लेंगे तो पूरे 1858 से 1915 तक एक साथ सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या क्या घटना हुआ। छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है हम लोग का गांधी युग। 1915 से फिर से गांधी आ जाएंगे और 1947 तक हम लोग पूरे गांधी युग के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले आप सिलेबस लिखते चलोगे, फिर इसका एक ब्रीफिंग करेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे शुरू करना है। धीरे धीरे आपके लिए इंटरेस्टेड बनते चला जाएगा। पाठ्यक्रम सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखें सामान्य जानकारी। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और उनकी विदेश नीति, 1857 का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और कृषक विद्रोह। एक क्वेश्चन की गारंटी देता है, चौथा नंबर लेसन से किसी परीक्षा को दोगे रहना ही रहना है, गारंटेड लेसन है वो। विद्रोह से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 1858 से 1915 और तब हम लोग गांधी युग तक देख लिए। यहां पर देश आजाद हो जाएगा, लेकिन देश आजादी के बाद भी कई छोटे छोटे सेक्शन हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार। सामाजिक और धार्मिक सुधार ये गारंटी देता है, वन क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। यहां भी गारंटेड है किसी भी एग्जाम के लिए। बिहार पुलिस दो, दरोगा दो, बीपीएससी दो, नहीं रहेगा ऐसा कोई परीक्षा नहीं है, हर परीक्षा में रहना ही रहना है। 8वां नंबर, इससे भी हर परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा, प्रेस संस्कृति।
या प्रेस पत्र पत्रिका, प्रेस पत्र पत्रिका गारंटेड क्वेश्चन आपका यहां से रहना है। इसके बाद हम लोग 9वां नंबर में देख लेंगे। प्रेस पत्र पत्रिका के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इसमें गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। उसके बाद हम लोग 10वां पाठ में देख लेंगे संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का मतलब है कैसे कौन कौन एक्ट आया। इस संवैधानिक विकास से पॉलिटी आपका सही हो जाएगा। पॉलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। 10वां संवैधानिक विकास की बात पढ़ेंगे। 11 नंबर स्पेशली हम लेसन पढ़ा देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो आपका होगा गरम पंथ। जितना बम गोली वाले भगत सिंह है, चाहे जो चंद्रशेखर आजाद है, सब गरम पंथ में पढ़ लोगे। 12 नंबर फिर इसमें हम लोग चल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान। जो जो इंपॉर्टेंट महिला है उनका हम लोग खास इसमें देख लेंगे, महिला का योगदान। तो इसको पूरा लिख लीजिए और फिर हम लोग पहले समझेंगे क्या पढ़ना है, कहाँ क्या होगा, और क्लास फिर 0 से शुरू हो जाएगा। अब देखो, जब तक सिलेबस नहीं लिखेंगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए सबसे पहला काम है, जितनी बात पढ़ना है सबको पहले हम व्यवस्थित लेसन में डिवाइड कर दिए। अब सभी बच्चे बोर्ड पर हमारे साथ ध्यान दो, उतारना बंद कीजिए, समझिए पहले बढ़िया से। देखो, मॉडर्न आपको अगर सचमुच ज्वाइनिंग लेटर चाहिए तो बिना मॉडर्न के नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी। हिस्ट्री नहीं है तो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की बात नहीं है। मेजर सेक्शन है किसी भी कंपटीशन, चाहे तुमको दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, डीएसपी बनना है, बिना इसके नहीं बनो। और सबसे अच्छी बात है कि ये सब तुम्हारे भारत की कहानी, तुम्हें अपने प्राचीन वैभव को केवल समझना, और बढ़िया से समझ गया तो ये तुमको बहुत कोऑपरेट करेगा। लगेगा कि हिस्ट्री बहुत आसान हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से तुमको पूछे जाएंगे। ये पहला नंबर लेसन जो हम पढ़ाएंगे, यह एक बेसिक जानकारी कि जिस समय मॉडर्न की शुरुआत हो रही, आखिर मॉडर्न कब से शुरू, मॉडर्न कब से शुरू हुई। कोई क्लास की घंटी तो है नहीं कि मारे टन तो एंशियन से मेडाइवल, और 2 घंटी टन टन तो मेडाइवल से मॉडर्न, घंटी तो है नहीं। हिस्ट्री में फिर मॉडर्न क्या है, मेडाइवल क्या है। तो देखो, मेन रूप से हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो सामाजिक जीवन है, हमारी जो आर्थिक जीवन है, ये सभी, हमारी जो राजनीतिक जीवन है, इन सभी में कभी कभी परिवर्तन के समय शुरू होते, जहां से हमारा रहन सहन बदलने लगता है। हम उसको पहले को अलग फेज मानते हैं, जहां यू टर्न मारा वहां से दूसरा फेज मान। जैसे हम लोग का ड्रेस पहले धोती कुर्ता था, आज कोई लड़का धोती कुर्ता में यहां पढ़ने आज, तो सब उसको देख के हंसे, या देखे देखे धोती मार ले। तो हम लोग क्या है, उसी ड्रेस पे हंस रहे जो हमारा। तो कब से धोती कुर्ता से हम लोग शर्ट पैंट और जींस पे आए, मतलब हमारे सामाजिक चेंजिंग। पहले क्या हमारे यहाँ पिज्जा चलता था और कोको कोला व स्प्राइट, ये दूध दही का देश था। हमारा देश दूध दही का है। गेस्ट आया तो 1 गिलास मट्ठा, गर्मी के दिन में एकदम घींचा कस के, यह एकदम तरावट आग। आज किसी के यहाँ गेस्ट जाए, 1 गिलास मट्ठा दे तो पी भी लेगा, और बाहर कहेगा बड़ी मोटा आदमी है, चाहिए पूछ गई। तो अब ये बताओ, सामाजिक जीवन क्या पहले वाला रह गया कि चेंज हो गया? चेंज हो गया, किसी खास समय से चेंज होता है हमारे रहन सहन। अब तुम ही बताओ, कोरोना अगर इसी तरह से हर साल आते रहता तो गारंटी था कि हम लोगों का ड्रेस चेंज होता, नया ड्रेस एगो मास्क लग जाता।
ये तो 2 साल आया तो हम लोग थोड़ा फैशन में कहीं कहीं रखना शुरू किए। कुछ लोग के नाक मुंह में घाव अभी है तो मार के वही वाला पुराना में निकाल ले रहा है कि थोड़ा हम सजग अभी चल रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो नया जो ड्रेस है, ये नहीं समझना कि कभी नहीं आता, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। बताओ अचानक कोई वायरस आवे और होगा कि बाल से घुसता है, सिर हमेशा ढक के रखे तो मालूम चलेगा सब लोगों को टोपी मार ले। शर्ट बेचने वाली कंपनी कहेगा कि जिस रंग का शर्ट है वैसने टोपी फ्री, वैसने मास्क फ्री, अलग अलग जुटना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज उसी तरह कहां से जुटा, उसको जीवन का एक फेज से दूसरा फेज मान। बताइए हम लोग जो सामाजिक जीवन में जो अभी पढ़ लिख रहे, क्या शुरू से हम लोग यही पढ़ते थे? हम लोग शुरू से ही पढ़ते थे? नहीं। पहले के भारत के जो लोग थे सिर्फ धार्मिक शिक्षा करते थे, सिर्फ धर्म की पढ़ाई। हिंदू है, पूरा रामायण का एक एक चौपाई रट जा, पूरा एक एक बात एकदम रटे हुए, और हर चीज का आंसर धर्म से। बड़का को टीक रखे, बाल छिलवा लिए, रामायण दवैले हैं, हो गया स्टडी, यही पढ़ाई। मुस्लिम है, पूरी दाढ़ी बढ़ाइए, टोपी रखिए, फेस टोपी, कुरान की एक एक आयत रट जाइए कि हाफिज कुरान, एकदम कुरान की हर आयत याद है, हो गया पढ़ाई। ये अंग्रेज जब आया तो हम लोग का ये सब चेंज करवाए। अंग्रेज पूछे कि विच सब्जेक्ट, भारतीय बोला क्या पूछ रहा है? तारी मोटका किताब कौन विषय? विषय? अरे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, क्या है ये? कहा सब है इसमें, टोटल मैथ भी इसी में है, साइंस इसी में है, सोशल साइंस इसी में सब है, भगवान का लीला। अब सोचो उस जमाने में अंग्रेज हम लोग को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने पर खर्चा किया। किस लिए खर्चा किया? कि भारतीय पढ़ जाए, दया माया नहीं, वो बहुत रेलवे लाइन बिछाए। तो हुआ कि सब पे रहेगा कौन? इंग्लैंड से लाएंगे तो हैवी पेमेंट मांगेगा, यही लोग को रख देते। तो भारतीय लोग पढ़े लिखे थे, धार्मिक शिक्षा। अब इसको कुछ भी समझाएगा, जब तक पढ़ा ही नहीं है तो सिग्नल नहीं समझेगा, कहीं चीज नहीं करेगा। तो कहा कि नहीं पढ़वाओ, पढ़ा करके इसको ठीक ठाक करो। अंग्रेज भारतीयों से पूछता था कि देखे इनका साइंस कितना अच्छा है, क्वेश्चन डालता था कि बोलो जहानाबाद में पानी पड़ रहा है, गया में नहीं पड़ रहा है, कारण क्या है? वो सोचता था कि बादल उदल पूछे कि बोलो गया में धूप है और जहानाबाद में पानी पड़ रहा है, रीजन? तो कहा कि बस इतना हल्का क्वेश्चन, अरे भाई आंसर दो। तो भारतीय कहे कि यह प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, आंसर। अब बताओ इतना बेजोड़ आंसर देगा तो बताओ बड़ा मुश्किल क्षण है। ये तो ट्रेन चलवा देगा और मार देगा धक्का, 2-4 को मर गया, 2-4 को बच गया, कहेगा ये सब कैसे धक्का लगवा दिया? कहेगा जाको राखे साइया मार सको न, देखो चौपाई मार देगा। अब आप बताइए इस सब चौपाई से क्या अंग्रेज किसी को बहाल कर सकता था? नहीं। इसीलिए उसको पढ़ाना पड़ा कि इसको नहीं पढ़ाओगे तो सब गलत कर देगा। हम लोग के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भर कि हम लोग अपने ही भाषा पे हम लोग हंसते हैं। ये अंग्रेज लोग मॉडर्न नाम क्यों है? आज जो अभी हम लोग हैं, कई बच्चे का नाम से ही पहला तो चले मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न क्या है? हिस्ट्री मॉडर्न होगा। मॉडर्न किसको कहते हैं? तो आप खुद समझ रहे हो। जो देखने में कोई लड़का आधा बाल छिलवा ले, 2 लाल 4 हरियर रंग वाले, जींस में 5-6 जगह छेद करवा ले, तो कहेगा बॉय मॉडर्न ड्रेस मार ले। मॉडर्न का मतलब साफ साफ है वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, जो अभी हम सोच रहे हैं। आपके बीच कोई व्यक्ति आके हिंदी में बहुत सारी बात करता है और दूसरा कोई व्यक्ति इंग्लिश में 2 मिनट बोलता है, तो आपके अंदर अंग्रेज ने एक सॉफ्टवेयर भर के गया कि जो इंग्लिश बोलेगा मतलब वो तेज है, भले उसको मैथ आवे नहीं आवे वो सबसे मतलब नहीं है, अंग्रेजी बोलता है। ये क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि ये यहीं से सब बीजारोपण है। यहां बीज बोया जाएगा कि भारतीय देखने में भारतीय लगे, अंदर से कुट कुट के अंग्रेजियत भर दे। वो अपनी ड्रेस पे हंसे, अपनी भाषा पे हंसे, हमें महान समझे, हमारा चीज को अपनाए। यही कहानी हम लोग को यहां पे समझना। तो कौन से चीज शुरू हुआ? जहां से शुरू हुआ वहां से हम मॉडर्न माने। तो सबसे बड़ा तो सवाल उठता है कि आखिर किस डेट से मॉडर्न हम माने,
ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, जहां से हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में चेंजिंग है। धार्मिक बहुत जल्दी नहीं बदलता है। भगवान जल्दी नहीं बदलेंगे, किसी का शासन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अंग्रेजी के जगह दूसरा चीज पढ़ने लग जाओ, लेकिन गणेश जी, शंकर जी कंटिन्यू पूजा रूम में वही रहेंगे। तो इसीलिए धार्मिक जीवन में बहुत चेंजिंग नहीं है, हल्का चेंज ये भी वक्त के अनुसार आते रहता है। शुरू में मूर्ति पूजा नहीं है, फिर धीरे धीरे मूर्ति पूजा होता है। वक्त के अनुसार धर्म में भी हल्का चेंज तुम लोग देख पा रहा हो। पहले बिना पंडित जी के पूजा नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे तुम देखेगा कि गाने बजा दिया तो हो गया। पहले शादी ब्याह है तो तिलक के लिए 20 गो महिला बैठल है, मार के माइक से गीत गा रही है, गाली दे रही है, एकदम गर्दा उड़ाए हुए देखता। और अब है कि सब गाएंगे तो हमको देहाती समझेगा, कोना में बैठ बैठ के सब खाए में लगल है, कैसेट से बज रहा। तो ये बताओ चेंजिंग है कि नहीं है? चेंजिंग आने वाला कहीं कोई आश्चर्य नहीं है जब 20 साल 50 साल बाद पंडित जी ही नहीं मिलेंगे पूजा कराने वाले, क्योंकि पूजा कराने वाले लोग अब पढ़ ही नहीं रहा पूजा के लिए, सब अब इधर पढ़ रहा। पंडित जी का भी बेटा है तो यही शुरू कर रहा है, तो उसको अपने श्लोक नहीं आ रहा, तो अगले जनरेशन में कौन पूजा कराएगा? तब होगा ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन दर्शन। दिल्ली में बैठे हुए पुरोहित जी, इनसे अब है दिल्ली में, वहीं से मंत्र पढ़ते रहेंगे, जजमानी कीजिए, ऑनलाइन देख रहे हैं, चलिए परिक्रमा कर लीजिए, हो गया सब खत्म, ऑनलाइन दक्षिणा भेज देंगे। यही सिस्टम ना चलेगा। तो अब ये जो चीज है, लेकिन इसमें चेंजिंग तीव्र गति होता है कि धीरे धीरे होता है, इसमें जल्दी चेंजिंग नहीं होता है। आज भी छठ में मारबो रे सुगा धनुष से चलता है, जबकि धनुष है अब नहीं। गाना होना चाहिए था, अगर सुगा को मारना ही है तो मारबो रे सुगा बंदूक से, चेंज ना होना चाहिए जी। जब हमको मारना ही है तो ये धनुष का निकालेंगे, बंदूकें से उड़ा देंगे। लेकिन ये जो धार्मिक हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें चेंजिंग नहीं करते, ही बहुत अल्प चेंजिंग है। अब तुम किसी को घर में समझाओगे कि गीतों गाना है तो धनुष से मारो के जगह बंदूक से मारो, और ज्यादा अच्छा है तो मारबो रे सुगा तोपा से देवो, एक बार उड़ाए, एकदम एक बार गा दो कि एक बार उड़ाइए देंगे, काहे जुटा दिया। तो लेकिन क्या इसको लोग एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, कारण धार्मिक में जल्दी परिवर्तन नहीं है, इन सभी में परिवर्तन होते। अब एक सबसे बड़ा जो सवाल है, अब यहीं से शुरू यहां का क्लास कर रहे हैं कि आखिर मॉडर्न हिस्ट्री कब से हम माने कि जहां से चेंजिंग हो गया, वो घटना नहीं होता तो चेंज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट तो घटना है, हाँ, पलासी की लड़ाई। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री की खूबसूरती है कि कोई बच्चे केवल ये सोचे कि 1757 मॉडर्न की शुरुआत है, तो ऐसी बात नहीं है कि 1757 ही सभी इतिहासकार मान ले। तुम मान लो यहां पढ़ने आए, धीरे धीरे कोई बच्चे पढ़ते हो, तुम्हारे जीवन में एक चेंजिंग आता है, धीरे धीरे तुम समझने लगा, सीखने लगा, पढ़ने लगा, और ज्वाइनिंग लेटर आया, तो जैसे ही अब 1 लाख का वेतन महीना मिलने लगेगा, तो तुम्हारा रहन सहन वही रहेगा कि थोड़ा बढ़ेगा। अब जो घर में तनी मनी इन्हें है, झाड़ झूर के प्लास्टर मारेगा, पुट्टी चढ़ाएगा, थोड़ा सब ठीक करेगा, बर्तन जो तनी मनी पचकल है नया नया सेट खरीदाएगा, या एकदम अब एकदम एक जैसा गिलास रहे, एक जैसा कप रहे, प्लेट बर्तन बदल जाए, ड्रेस वही रहेगा कि चेंज होगा? तुम्हारे हर चीज में चेंज होगा। अब हम तुमको कहेंगे तुम्हारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बताओ जहां से चेंज हो, तो तुम बैठ के सोचेगा तो क्या तुम क से कबूतर पढ़ा था वहां से चेंज हुआ? नहीं। अरे चेंज तो हर जगह। कहां से चेंज हुआ? तो तुम कहोगे सर एक दिन हमने डिसीजन लिया था कि हम फाउंडेशन बैच खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत झक हमारे, अब यहां से हमारा चेंजिंग है। तो कहेंगे कि तुम्हारे मॉडर्न जिंदगी की शुरुआत, कहेगा जी 2025। अगर हम 2038 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतना हाई फाई जी, कान में इन्हें लगेले है, टोपी पीछे पहन ले है, चश्मा ऊपरे मार ले है, ये सब ऐसे, तो जी कहेगा शुरुआत यहां से। एक तो काफी टर्निंग डेट रहे। तो हम लोग अब इस टर्निंग की कहानी के लिए थोड़ी बेसिक बात सुनते हैं। ध्यान दो, पिछले दिन आपको हम पूरा विश्व समझाए, आज पूरे भारत समझो। तब जो लड़का दोनों समझेगा तो उसकी सामान्य जानकारी क्लियर, तब वो बच्चा मॉडर्न समझने लायक हो गया, दूसरे लेसन से फिर उसको आनंद आएगा। तो देखिए, पहले भारत की स्थिति को समझो। भारत में इस समय जो स्थिति है,
पहले तो एक दो बात तुम्हें बता दें, जब हम यहां आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा राज्य है। तो आपको मालूम है कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। लेकिन जिस समय मॉडर्न पढ़ा रहे हैं, ये राज्य का नाम कर्नाटक। बड़ा उल्टा पुल्टा बात। तुम लोग को मालूम है केरल के ऊपर यहां कर्नाटक, लेकिन उस समय हम तुमको कर्नाटक का युद्ध कहेंगे तो इधर चलना है, उधर नहीं चलना। इसका नाम कर्नाटक है, इधर मैसूर है, इस साइड में अलग से हम लोग देखेंगे मराठा है, हैदराबाद का निजाम है, सब तुमको यहां पे समझाएं। लेकिन अभी स्टेप हम लोग इसको छोड़े, थोड़ी स्पेशल बात करें तो देखो, ये पूरे पाकिस्तान तक का जो क्षेत्र है, ये पूरे एक मुख्य वंश का शासन चल रहा था जिसका नाम था मुगल। और मुगल के अनुसार ही, उनके राजा के आदेश पर ही भारत में शासन चल रहा था। जब तक मुगल मजबूत होगा, क्या हम लोग फुल पैंट शर्ट पे आ जाएंगे? नहीं। मुगल मजबूत है तो मुगलों के अनुसार चले। मुगल की धार्मिक नीति अच्छी रही, भूत हस्तक्षेप नहीं किया। औरंगजेब ने तो हिंदुओं से शादी विवाह तक, सॉरी अकबर ने किया। औरंगजेब की भी बात आप जो सोच रहे हो कि बहुत हिंदू विरोधी था, तो ऐसा विरोधी नहीं था। आपको पढ़ाएंगे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय। तो ये नहीं है कि बहुत विरोधी। अगर औरंगजेब विरोधी होता तो वो राजा है, एक दो मंदिर क्या पूरे भारत के मंदिर तोड़ देता। बात समझना। कई लड़के सोचता है औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, ये मंदिर तोड़ दिया तो विरोधी है। अगर औरंगजेब विरोधी हो जाए, बताओ हमारा राजा ही विरोधी हो जाए तो जितना चाहेगा कानून बना देगा, सब तोड़ देगा। उस समय तो संसद भी नहीं था कि कानून बनाना है। वो जो बोल दिया वही संसद के पारित कानून। वो ऑर्डर देता कि सब मंदिर तोड़ दो, सब खत्म। तो बाकी सभी मंदिर जो बच रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ मंदिर को ही इसने तोड़ा। तो कौन मंदिर टूटा? जहां उसको मालूम चला कि यहां हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा। अब षड्यंत्र करोगे तो टूटेगा। तो इसके कारण ये जो सिस्टम है, धार्मिक शिक्षा, हिंदू है रामायण पढ़ो, मुस्लिम है कुरान पढ़ो, फारसी में बाकी सिस्टम चलेंगे, ये सब काम चल रहे थे। तो क्या अंग्रेज का सिस्टम कुछ आने की बात है? नहीं। तो मुगल जब तक मजबूत है, क्या लगता है मॉडर्न शुरू होगा? नहीं। अब इंपॉर्टेंट समझो, मुगल में हम लोगों को कुछ बात ध्यान रखना है। जैसे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब। आपको 2 मिनट कुछ कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि जब तक पीछे का फेज लिंकअप नहीं तब तक मजेदार फेज नहीं है। मॉडर्न का एक अच्छा विद्यार्थी बन ही नहीं सकता। इसलिए सबका ध्यान हमारे साथ 2 मिनट खूब बढ़िया से रहना चाहिए। देखो, मुगल के पहले जो वंश थे उनको सल्तनत कहा गया। सल्तनत जो देख रहे हो लगभग 1206 में, 1200 ही मान लो चुके हैं, 1191-92 से ही तराइन लड़ाई से वो कब्जा हो चुका है। अब 1200 से लेकर के 1526 तक ये मुस्लिम का जो शासन रहा उसको सल्तनत है, और 1526 से मुगल कंटिन्यू चल रहा। ये भी मुस्लिम, लेकिन इनको सल्तनत में नहीं रखे। कारण क्या था? सल्तनत वाले लोग शरीयत के नियम से चल रहे थे। शरीयत मुस्लिम धर्म में नियम कानून की पुस्तक। शरीयत में कहा गया है कि इसमें अल्लाह सबसे ऊपर है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अल्लाह का मजाक है चित्र बनाना, अल्लाह का मजाक है कोई गाना गाना। इसीलिए इस काल में कोई बड़े चित्रकार, बड़े कलाकार नहीं, क्योंकि शरीयत के अनुसार। शरीयत कहता है कि पूरे धरती पर एक सूरज, एक चांद, तो धरती का एक राजा होना चाहिए और वो राजा खलीफा हो। अब खलीफा मेन राजा, कोई मुस्लिम राजा किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है तो वो खलीफा से परमिशन लेगा कि हम आपके अधीन काम करेंगे, हमको परमिशन दीजिए। तो खलीफा उसे एक पत्र देगा जिस पे परमिशन लिखा रहेगा। उस पत्र को सनद पत्र कहा गया, और जिसको सनद पत्र मिलेगा उस स्वयं को सुल्तान कहेगा। सुल्तान का मतलब खलीफा के अंडर में काम करने वाला।
नाम का है खलीफा के अंडर काम करने वाला, खाली एक चिट्ठी मिल गई, बाकी तुम किसी तरह काम। अब इसमें से कोई बच्चा को हम कहें कि भाई एक कोचिंग पूरे जगह नजर आना चाहिए विद्या कोच, और कोई लड़का कहीं 200-300 लड़का जमा लिया है, तो हमसे वो चिट्ठी विद्या कोचिंग का ही ब्रांच, हम यहां से चिट्ठी दे दिए कि मेरा ही ब्रांच है, तो तुम एगो टांग दिया कि बस शुरू हो गए, बाकी कमाओ उमा सब तुम ही, खाली हमसे ले लो एगो चिट्ठी। तो कोई जमाएगा तो उसको कौन दिक्कत है? खलीफा वैसी कहता है कि हमसे खाली चिट्ठी ले लो, और बाकी सब तुम ऐसे कर रहा है, करो, कुछ इच्छा रहेगा तो हमको भेजते रह। और जो सनद पत्र ले लिया उस स्वयं को क्या कहेगा? सुल्तान। सुल्तान का मतलब खलीफा के अधीन काम करने वाला, और सुल्तान का अध्ययन जब तक करेंगे उसको सल्तनत कहते। सल्तनत का सेंस है सुल्तानों का अध्ययन करना, मतलब जितने मुस्लिम राजा खलीफा को माने, स्वीकार किए, वो सल्तनत कहलाए। लेकिन यहां क्या है, बाबर का जो वंशज है, चंगेज खां वगैरह, इसका बाबा पर बाबा जो वंशज, वो लोग खलीफे के मार दिए थे। बात समझो, बाबा का खानदानी खलीफा को मारे वाला चल रहा है। खलीफा कौन होता है? अब बताओ, खलीफे के मारे वाला ये वंश से आ रहा है, तो जब बाबर हेड बना तो ये मुस्लिम है, लेकिन इसके पास ऑप्शन था कि क्या सुल्तान हम कहें, तो कहा हम तो बाबा मार के सुल्तान खलीफे के ठीक कर दिए, तो हम उकर अधीन काहे रहे? तो बाबर कहा कि हम सुल्तान उल्तान नहीं है, हम बादशाह है, अपने मर्जी का है, और हमको कोई सनद पत्र नहीं चाहिए। अब मुस्लिम है लेकिन हम शरीयत के इस बात को नहीं मानेंगे। इन लोगों ने शरीयत की कई बातों को छोड़ दिया। शरीयत कहता है कि चित्र नहीं बनाना, अल्लाह की मजाक उड़ती है, ये कहा कि हम बनवाएंगे। और इन सभी कारणों से मुस्लिम होने के बाद भी इनको छांट दिया गया कि तो तुम सल्तनत में मत रहो, मुगल हो जाओ। बोलो, ये दोनों मुस्लिम के बाद भी अलग क्यों हुए? तो बात समझ में आ गई। अब इस समय जो फेज चल रहा है मुगलों का फेज है। 1526 में बाबर राजा बना। बाबर इधर से जीतते हुए बिहार भी जीतता। अंतिम लड़ाई जो देखोगे घाघरा की लड़ाई, बिहार तक बाबर पहुंचता है, और बिहार तक पहुंचने के बाद 26, 27, 28, 29, 30 में बेचारा ही मर जाता है। बाबर एक ऐसा मुगल बादशाह है जिससे सीख लेने की जरूरत। जिंदगी भर बेचारा लड़ते रहा, एक जगह पे ईद नहीं मना पाए, हमेशा लड़ाई लड़ना है। सोचो ना तुम, 1526 सबसे भयंकर लड़ाई लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 भयंकर लड़ाई लड़ा, खानवा का युद्ध। 1528 ये भयंकर लड़ाई बोलो कौन है? चंदेरी का युद्ध। 1529 यही इसने लड़ा, घाघरा की लड़ाई। सब अपने आप में बड़ा लड़ाई था, और 1530 में मर गए। हर साल बेचारा बड़का बड़का लड़ाई कर रहा है, तो ईद कहां से मनाए? और इसीलिए बाबर के बारे में लड़ाई दिमाग में सेट रखना है। 26, 27, 28, 29, 30 बाबर खत्म। और बाबर में क्या ध्यान रखना है? बाबर में कहना है कि बड़ा बड़ा पान खा खा के चिबाते रहता था, लेकिन घरे जाके फिर मर गया। पान खाया, चिबाया, घरे गया, मर गया। बोलो, दिमाग में सेट हुआ? पान से पानीपत, खाया तो खानवा, चिबाया चंदेरी, घरे गया तो घाघरा, मर गया तो पार लगा दी। बोलो, डेट पूरे क्लियर हो गया। जब हम कहेंगे बाबर की लड़ाई, तो तुम कहना कि सर समझ गए, पान खाओ, चिबाओ, घरे जाओ, मर जाओ। तो बोलो, पूरे क्लियर है सबका? अब परीक्षा में कहेगा चंदेरी का युद्ध, तो कहना वो चिबाओ, तो चिबाओ, तो कहना पान खाओ, चिबाओ, तो मार दिया 26, 27, 28। तो अब ये बताइए, बाबर की कहानी तो हम लोग समझ गए। अब बाबर का बेटा हुमायूं है, 1530 में राजा बना, 15 साल खूब बढ़िया राज किया। हुमायूं उनका ऐसा बेटा है कि तुम्हें जान के घोर आश्चर्य होगा, इस सबसे ज्यादा ज्योतिष विद्या को मानता था। एकदम दिन देख देख के कि बृहस्पति है तो पीला, मंगल है तो लाल, शनिचर है तो काला, एकदम दिन देख के चलने वाला व्यक्ति हुमायूं था। ऐसे नहीं, और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र में इसका कब्जा। सोचो ना, बाबर का सबसे प्रिय शहर काबुल था,
बाबर मरा भी तो आगरा में दफना दिया गया, और फिर उसका किताब पढ़ा तो कहा कि बाबर लिखे हुए है कि हम मरेंगे तो काबुल में दफनान। तो हुआ कि जाए तो आगरा में दफना दिए, तो निकाल के फिर इसको काबुल भेजा। तो बोलो बाबर का मकबरा भारत में है कि अफगानिस्तान में? क्वेश्चन आएगा कौन मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है? तो दो मुगल बादशाह पढ़ेंगे जिसमें बाबर का मकबरा भारत में नहीं। अब ये देखिए हुमायूं के साथ थोड़ा धोखा हो। अब धोखा क्या हो गया ये बेचारा का? ऐसा धोखा जीवन में सोचो, कोई व्यक्ति जीरो से फिर हीरो कैसे बनता है ये समझो। ये जब इधर आया बिहार कब्जा करने तो यहां शेर शाह राजा था। अब शेर शाह सूरी की भी कहानी बहुत अद्भुत, एकदम तुम सोच नहीं सकते हो कि जीवन में जिसका टर्निंग मारना है कहां से कहां बन जाए। और उस शेर शाह के पास जब हुमायूं गया तो पैर धर लिया कि जी जे कहिए, हम भी मुस्लिम, आपके अनुसार चले। हुमायूं भी देखा कि अच्छा आदमी है, चलो राजा रहो, हमको पैसा भेजते रह, ठीक है। बाद में फिर वही हुमायूं जब बंगाल जीतने गया तो जीत के सब सेना को वहां रख दिया, अपना घोड़ा से लौट रहा था। और लौटते समय हुमायूं को देखा कि फोर्स कम है तो शेर शाह अचानक हमला कर दी। और जब हमला कर दिया तो बेचारा तो देख रहा था कि तो मेरा आदमी है, वही आदमी हमला कर दी। तो किसी तरह नदी में कूद के जान बचाया, फिर निकला तो फिर उससे कन्नौज का युद्ध किया। बेचारा को हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ गया। इस पर शेर शाह पहला बिहारी है जो दिल्ली गया। अब सोचो नाम 3 बार बदल। पहले नाम था फरीद खां, राजा के साथ गया तो एक के तलवार में शेर के मार के गिरा दिया। राजा कहा कि तुमको फरीद खां नहीं, तू तो शेरे के खा गया, तू शेर खां है। और जब दिल्ली धरा तो कहा हम खां नहीं शाह हैं, शहंशाह, और शेर शाह बन गए। अब शेर शाह देखो मुगल खत्म हो गए, ये बेचारा इधर उधर भटकते चल रहा है कि क्या करे, लेकिन फिर किस्मत साथ दे दी। शेर शाह 3 ही 4 साल बाद अपने तोप से अपने मर गए। किस्मत देखिए, इसको रिटर्न होना था। और फिर उसके बाद उसका बाल बच्चा बढ़िया से शासन नहीं कर रहा है तो 1555-56 में ये फिर 55 में लौटता है। सरहिंद और मछीवाड़ा की लड़ाई होती, इस लड़ाई में सिकंदर सूर यहां का अंतिम है, मारा गया। फिर से शेष देख लो हुमायूं दिल्ली पर बैठ। अब सोचो जीवन में जो राजा है 10 साल इधर उधर बेचारा भटक रहा है, फिर रिटर्न बैक होता है, 55 में हेड बनता है, लगा कि फिर भारत मेरा हो जाएगा। उसी बीच घटना घटती है, पैर फिसलने से सीढ़ी से गिर जाता है और बेचारा लुढ़कते लुढ़कते गिरा और नीचे इतना सीढ़ी से गिरा कि मर गए। अब सोचो अचानक मर गया। इसके बारे में एक लेनपुल इतिहासकार कहते हैं कि बेचारा जिंदगी भर लुढ़कते रहा और मरबो किया तो लुढ़किए। क्वेश्चन आएगा कौन मुगल बादशाह था जो जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते हुए मर गया? तो आंसर कौन है? हुमायूं। सोचो कैसे मर गया बेचारा। अब जिस समय हुमायूं मरा, अकबर मात्र 13-14 साल का लड़का। उस समय शुरू का पढ़ाई का उम्र 14 साल। 14 साल से बादशाह के बेटा लोग पढ़ना शुरू करता था। शुरू में खाली खेलो, तुम लोग बादशाह का बेटा है। शुरू में आजकल क्या है, 3 साल होगा, भेंटे अभी बोली नहीं निकल रहा है, स्कूल में पहुंचा दी, बाय बाय करो बेटा, बेचारा अंदर भे भे कर रहा है, अंदर पहुंचा दी। देख रहा अभी 3 साल में शुरू, उस समय 14 साल में पढ़ाई शुरू होता। और इसीलिए मुगल बादशाह अकबर एक लौता बादशाह है जो अनपढ़ है। सोचो अनपढ़ है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। और अकबर के बाद यही इंपॉर्टेंट समझना है 1556। अब देखो यहां से डेट हमें मॉडर्न में चाहिए। हम कुछ भूमिका बना रहे हैं जिससे तुम्हारे दिमाग में आइडिया रहे। चूंकि कम उम्र में ही राजा बना इसलिए 49 साल तक राजा रहा। 49 ईयर लगातार अकबर ने शासन किया। माने समझो 50 रन में 1 रन कम नहीं तो 50 पूरा के बैट उठाता। अब 49 साल शासन किया तो 1556 में 49 जोड़ोगे तो 1605 में इसकी मृत्यु हुई। ऐसा क्यों बता रहे?
क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था। अब कई लड़का को बेचारा इधर पढ़ रहा रट जाएगा 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां क्वेश्चन मार दिया उल्टा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था। तो तुम्हारा टावर धरना चाहिए कि 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेड बना, 49 साल राजा रहा और 1605 में मरा। इसीलिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके समय? अकबर। क्वेश्चन धीरे धीरे रिवर्स हो। अकबर के समय कौन भारत नहीं आए थे? चॉइस ए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या अकबर के समय आएगा? वो 1498 में। तब बताओ उस समय मुगल है नहीं, उस समय सल्तनत पीरियड चल रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बोलो इसके समय आएगा कि नहीं आएगा? 1602, 3, 4 सब डच इसी के समय आ जाएगा। अंग्रेज इसके समय आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, लेकिन 1608 में पहला दूत उनका पहुंचे। हॉकिंस की बात चलेंगे, सर टॉमस रो की बात चलेंगे। तब बोलो 8 में चलेगा, आई 5 में पार लग गया। तो कंपनी की स्थापना है अकबर के समय, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर 1605 में शासक बनता है और सभी कहानी इसी के पास घूमेगा, सभी कहानी इसी के पास घूमेगा। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को मॉडर्न में रोल में रहेगा। और ये ध्यान दीजिए 22 साल जहांगीर शासक रहा, तो 1605 से 1627 तक एक किसका शासन है? जहांगीर। इसी समय अंग्रेज वगैरह सब के आने का फेज है। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं, फ्रांसीसी अभी नहीं। हम लोग देखो चैप्टर जब चलेंगे, भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से पहले भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, उस आगमन के समय जब हम लिंक जोड़े तो सभी बच्चे के दिमाग में तैरना चाहिए, ज्यादा नहीं रटना है। ये सब नहीं भी याद है तो चलेगा। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, और ज्यादा फेज यही दोनों के समय। जहांगीर थोड़ा लोभी था, कोई विदेशी आता था तो कहता था भेंट कराओ, कुछ गिफ्ट लाया होगा मेरे लिए, खोजते रहता था। गिफ्ट देने पर भी कहता था कि अरे सुनते हैं राजा तुम्हारा बहुत बड़ा है, इतना छोटा भेजवाया है, अबरी आना तो थोड़ा कह देना, थोड़ा हैवी भेजेगा मेरे लिए। तो बात समझिए, गिफ्ट के फेर में खूब मिलते थे। इस समय पैरेलल अगर चलोगे तो चीन में मंचू राजवंश, चीन में इस समय मंचू राजवंश चल रहा है। जैसे यहां मुगल चल रहा है, उस तरह चीन में कौन चल रहा है? मंचू। देखो धीरे धीरे इंडिया और वर्ल्ड जब मिलता है ना, तो क्वेश्चन में बहुत मजेदार ट्विस्टिंग आता है। अभी तो तुम लोग उतना महसूस नहीं करोगे, धीरे धीरे जो कहानी का विस्तार हो। अब तुमको पिछले दिन बताए थे 1453 कुस्तुनतुनिया का पतन, उसके बाद इटली में पुनर्जागरण होगा, कई सुधार होगा। भारत में यही सुधार बहुत बाद में होगा। पहली बार सती प्रथा खत्म की है कब? 1828। अब सोचो की है, तो भारत में सुधार का काम 19वीं शताब्दी में, जबकि यूरोप में सुधार का काम 15वीं शताब्दी में। तो पहले मॉडर्न की शुरुआत है भारत में कि यूरोप में? यूरोप में। देखो बहुत बढ़िया से बात को समझना है, यूरोप में बहुत पहले मॉडर्न आधुनिक की कोई भी विश्व हो, भारत हो, मध्य के बाद शुरू होता। मध्य का मतलब हर जगह धर्म का नियंत्रण, और धर्म से फिर हम हट के नया सोचने लगे। तो समझ लो, अब जैसे अभी तुमको कहा जाएगा कि कोई पूजा पाठ है, जाइए धोती पहन के आई, और तुम कहा कि फुल पैंटे पर लपेट लिया, और पंडित जी कहा फुल पैंट पर धोती लाई, और घींच न दीजिए चलेगा, कोई बात नहीं। तो तुम्हारा सोच अब थोड़ा स्टैंडर्ड हो रहा। अब तुम केवल धर्म पर एकदम हड़क रहे हो कि बाप रे फुल पैंटे पर मार दिए, तो कहीं रिएक्शन, साइड रिएक्शन ना हो जाए। धर्म में तो डराया हुआ भी तो है। हम तुमको समझाए थे कि पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा तो उसका भी मंत्र है, लेकिन हड़काया हुआ है कि गलत ढंग से पढ़ लिया तो बेटा तो नहीं होगा, पत्नी हो जाएगी। याद है ना सबको? अब उसमें ऐसा हड़का देने पर आदमी डर गया कि बाप रे ये तो ऐसा है, तो ना लफड़ा हम नहीं ले। अब यही कंडीशन हम लोग समझे। क्वेश्चन पूछे, भारत और यूरोप के सुधार में जो सामाजिक धार्मिक है, अंतर क्या है?
देखो बेसिक पहला अंतर है कि भारत का सुधार 19वीं शताब्दी से शुरू, और जबकि यूरोप में सुधार 1453 के बाद माने 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में शुरू। दोनों में सुधार होता है, लेकिन अंतर क्या है, भारत के सुधार में कोई खोज नहीं होता है, ना कोई भौगोलिक खोज है, ना कोई मशीन खोज है, केवल अपने धर्म और समाज के सुधार की बात। जबकि यूरोप का जब सुधार चल रहा है तो उसमें समाज में, धर्म में भी सुधार है, समाज में भी सुधार है, और नए नए खोज हो रहे हैं। इसीलिए तुमने सुना अमेरिका का खोज, इसीलिए सुना भारत का खोज। भारत में जब सुधार आएगा तो तुम कहीं नहीं सुनोगे कि फलाना का खोज, ये लोग अपने सुधार में लगा। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार का हमने क्वेश्चन देख, विश्व और भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार में निम्नलिखित में अंतर को पहचान। अब चॉइस ए में दे दिया कि भारत और विश्व दोनों के सुधार में खोज को प्रोत्साहित किया गया। तो क्या ये सही लाइन है कि गलत है? गलत लाइन है। भारत में खोज प्रोत्साहित नहीं है, विश्व वाला जो हुआ उसमें खोज प्रोत्साहित रहा। तो हम लोग इन पहलू में देखें तो आपके पहले ये डेट क्लियर हो गया कि जहांगीर 1605 से 1627। इस समय तक बताओ, अकबर के समय, जहांगीर के समय अंग्रेज आ चुके हैं, पुर्तगाली आ चुके हैं, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि इन लोग को कुछ कर सकते। अब तुम सोचो ना, पहली बार तंबाकू पुर्तगाल के लोग लाए अकबर के समय। अकबर को दिखाए गुड़गुड़िया, गुड़गुड़िया देखा है गांव में, पानी है, गुड़गुड़ मार रहे। अकबर को दिखाया कि सर देखिए हम नया मशीन का खोज किए। क्या? तो इसमें जो तंबाकू है, इसमें दो चीज है, लाभ के भी बहुत चीज है और हानि के भी बहुत चीज। तो हम लोग रिसर्च एक मशीन का किए कि पानी से होके घींचिएगा गुड़गुड़िया, तो हानि वाला रह गया पानी में और लाभ वाला आप घींच लीजिए। तो अकबर कहा कि लाओ ट्राई मारते। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार तंबाकू का प्रयोग करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। और अकबर कहा कि वाह बेजोड़ लग। तो पुर्तगाली कहा कि हुजूर रोपने का परमिशन दीजिए, हम लोग यहीं उपजाएंगे। तो दे दिया परमिशन। लेकिन ये क्या, अब जब तंबाकू सब उपजाने लगा तो कोई मारे खैनी खाने में लगल है, कोई घींचने में लगल है। जहांगीर देखा कि नशा में हल्का होने पर वो हमसे ज्यादा बादशाह अपने के समझ रहा है। हम भेज रहे हैं कि जाओ बादशाह के बुलाओ, तो कह रहा है कौन बादशाह? जहांगीर, भेजो उसी को मेरे पास। कहा ये सब पी लेगा तो हमारा फिर कल चलने ही नहीं देगा। तो तंबाकू के कृषि पर रोक कौन लगाया? जहांगीर। दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन। तंबाकू के खेती का परमिशन कौन दिया? अकबर। रोक कौन लगाया? जहांगीर। पहला मुगल बादशाह जो तंबाकू प्रयोग किया? अकबर। तो ये देखिए बड़ा शानदार प्रश्न था, लेकिन हम लोग इससे समझ क्या रहे, इस समय जो मुगल बादशाह चाहेगा वही होगा। रोपो तो रोपना है, बंद करो तो बंद कर देना। क्या इस समय मॉडर्न की शुरुआत हम लोग मान सकते हैं? कभी नहीं मान सकते। मॉडर्न की शुरुआत कभी नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट है 1627 से 1658, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट। तुम्हें हिस्ट्री से घोर आश्चर्य होगा। जो व्यक्ति शाहजहां ताजमहल बनाया, इस समय तक पैसा खूब आ गया, ये बेचारा तो 4 साल में लड़ते लड़ते मर गया, बेटा तो घुलटते घुलटते मर गया। लेकिन उसके बाद अकबर जो 49 साल शासन किया, अस्थाई फेज खूब धन दौलत रखा। जहांगीर आते आते एकदम इतने खजाना में पैसा हो गए कि शाहजहां को लग रहा था कि सब पैसा होगा क्या। बैठने के लिए 1 करोड़ की कुर्सी उस जमाने में बनाए, 1 करोड़ का। अभी भी कोई व्यक्ति सोच लो गांव में कहीं 1 करोड़ के कुर्सी पर बैठ, तो कई लोग उसके यहां खाली कुर्सी देखने जाएंगे। और जितना चोर है वो समझ लेगा कि कै बजे ताला तोड़ना है, कुर्सियां लेके भाग जाना है। 1 करोड़ के तो केवल कुर्सी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो अब सोचो ना, उस जमाने का 1 करोड़ माने अभी समझो कि 1000 करोड़ की बात हो। तो उस जमाने में शाहजहां बैठने के लिए जो कुर्सी बनाया उसका नाम तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन। इसने कहा कि हम साधारण में नहीं रहेंगे, दिल्ली में पूरा लाल किला बनवाए। उस लाल किला में कहा कि आम आदमी आएगा तो बैठेगा दीवाने आम, खास आदमी आएगा तो इसमें बैठेगा दीवाने खास। अब तुम्हारे घर में भी दीवाने आम दीवाने खास। अब कई बार तुम्हारे गेस्ट आते हैं कि फलना आए हैं,
दीवाने आम दलान पर बैठा दिया, फलाने आए हैं दीवाने खास एकदम रूम में बैठे ले। तो ये दीवाने आम दीवाने खास जैसे तुम्हारा दलान और एगो रूम है, उसी तरह आम नागरिक इधर, खास नागरिक इधर। और 1 करोड़ वाला कुर्सी किस में रखेगा? आम वाला में रखना है कि खास वाला? तो खास वाला। राजा महाराजा कई लोग सोचता था कि हम बड़ी अमीर है, तो कहता था आओ बैठो ही में। बैठने के बाद उसके खाने पीने का इतना भयंकर व्यवस्था, एक एक आदमी पर लाखों रुपया के खाली खाना आ गया। देख के कुर्सी खाली दंग है, उसमें एक से एक इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग है कि चित्रकार से पूछ रहा कि पेंट बनाने, उसको लग रहा कि हम भी बनवाएंगे। पेंट बनाने में खर्च, तो कहा 1 करोड़ तो लग जाएगा ये पेंटिंग, बढ़ रहे दो छोड़ दो। कहा 1 करोड़ लगेगा, तो जी सोना पिघला पिघला के पेंट किया हुआ। बैठने वाले को लगे कि मेरी हैसियत कुछ नहीं। ये ऐसे ही नहीं महाराजा है, इतना वीआईपी थे शाहजहां। तो शाहजहां की बात तो तुम समझ गया होगा, कितना हाई फाई में रहे। इस समय भी बोलो अंग्रेज की कोई चलंती रहेगी? कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पत्नी के मरने पर करोड़ों रुपया का ताजमहल बना दी, यही शाहजहां। इतना पैसा है कि सोच रहा कि तो होगा क्या, तो पत्नियों मर गई तो ताजमहल, ये लोग ताजमहल बना दिए, पूरा धन खूब खर्चा किए, खूब मस्ती में जिंदगी जी रहा है। लेकिन सबसे नालायक इसका बेटा निकला, औरंगजेब। कहानी का अब यू टर्न आ रहा है, यहां से आप मॉडर्न के अब करीब पहुंच रहे हो, बहुत बढ़िया से समझ रहे हो। पिछले दिन तुमको हम इसलिए पूरा विश्व समझाए, आज पूरी भारत समझाए। अब दोनों को ज्वाइंट करेंगे, फिर क्वेश्चन चलेगा, तब लेसन शुरू करेंगे, तो कहोगे कि मॉडर्न एकदम 0 से हीरो हो जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे। अब शाहजहां अपना बड़ा बेटा दारा शिकोह को बहुत मानता था। अब दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि बहुत योग्य व्यक्ति था, अगर वो राजा बनता तो मुगल की कहानी कुछ और चलती, क्योंकि दारा शिकोह संस्कृत का भी विद्वान, उस सोचो हिंदू ग्रंथों का भी फारसी अनुवाद करता था। अब इसी कारण दारा हिंदुओं में भी बहुत पॉपुलर था कि वाह यही हेड बने तो बहुत अच्छा। अब सोचिए दारा शिकोह को ही शाहजहां चाह रहा कि मेरा बेटा यही हेड बने। दारा, अब राजा के जितने बेटे होते, राजा उसी अनुसार से किसको कितना मानता था, शिफ्टिंग देता था। जो बेटा को ज्यादा माने उसको दिल्ली आसपास का क्षेत्र दे दे कि बेटा बीमार पड़ेंगे तो दौड़ के चला। जिसको थोड़ा कम माने गुजरात भेज दे, आओ कम माने बंगाल भेज दे, सबसे कम माने दक्षिण भेज दे कि जाओ तो दक्षिण में देखो बेटा, क्यों हमारा कुछ हो भी जाए तो तुमको आने में 28 दिन लगेगा। अब उस समय घोड़े हाथी से ना आना है, तो ट्रेन तो है नहीं, तो तुम अपना समझते रहना, और तब तक नजदीक वाला राजपथ हो जाएगा। एक बार राज्याभिषेक हो जाएगा तो सेना उसकी बात मानेगी। और इसीलिए दारा को उत्तर में रखा था कि तुम यहीं रहो, और सबसे कम औरंगजेब को मानता था, तो कहा कि तुम दक्षिण रहो। तो औरंगजेब बेचारा दक्षिण में। अब इनकी जो बेटी थी शाहजहां का, उसी में एक बेटी का नाम है जहान आरा। कई लोग कहते हैं जहान आरा ने जिस जगह को आबाद किया वो जहानाबाद, मतलब मुगल के कई लोग जहां से चलते थे, जहां रुक गए, उस जगहों पर लोग कई जगह आबाद हो गए, तो उनके नाम पे कई क्षेत्र रहे। तो ये जो जहान आरा है, ये औरंगजेब की बहन, ये पिता की सेवा में ही लगी रहती थी। अब पिता की सेवा में बोलो कहां रहती थी? दिल्ली। तो अब बताओ बहन का ज्यादा पटरी रहेगा इस दारा शिकोह से कि औरंगजेब से? बहन भाई में ज्यादा प्रेम रहेगा जो भाई नजदीक है जो, कि जो दूर है जो? दूर है जो। नजदीक वाला तो बाबूजी जब डांटेंगे जहां नारा को तो लगेगा यही डटवा दिया है, ये करे काम है। वो तो दूर है, उस समय फोन से तो बात था नहीं, मोबाइल से वीडियो कॉल था नहीं। तो इन दोनों में जहान आरा और औरंगजेब में खूब पटरी थी, और जहान आरा को दारा से पटरी नहीं थी। उसको जब डांट मिले तो समझते थे कि वही एकरे किया हुआ, इसी का बदमाशी। और इसी कारण से अब बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आता है। अचानक शाहजहां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 1658 में वैद्य लोग भी जवाब दे दी कि अब चांस नहीं है, कैंसर वाला रोग लग रहा। अब वैद्य भी जवाब
जब दे दिए तो जहानारा जैसे ही सुनी तो समझ गई कि अब तो दारा हेड बनेगा, हमसे पटता नहीं। औरंगजेब को तुरंत खबर भेजवाई चिट्ठी से कि अब्बू जान अब नहीं ज्यादा दिन बचेंगे, एकदम सेना लेके तुरंत आ जाइए। औरंगजेब क्या किया, इधर गुजरात के भाई, बंगाल के भाई सबको संपर्क किया, कहा कि चलो। और ये अब बाबूजी बीमार हैं और ये पूरा सेना लेके आ रहा है। बाबूजी को मालूम चला तो खबर भेजवा के ऐसे ही बेटा लोग मिलने आओ, सेना लेके मत आओ, हम बीमार हैं। ये कह रहा कि तो हम लोग वही ला तो आए हैं कि आप थोड़ा किनारे रहिएगा, हम जरा दारा को खाली ठीक कर। शाही सेना आता है और उस शाही सेना को ही हराते हैं। सामूगढ़ और धर्मत दो लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई में ये दारा सिकोह मारा जाता है। औरंगजेब अपने बाकी सभी भाइयों को भी हत्या करता है। बाबूजी अभी जिंदा ही है, तब तक इस दारा का मूड़ी काट के पेड़ से लटकाता है कि अब मेरा कोई कंपटीटर नहीं है और हम हेड बने 1658 में। इस समय पिता जिंदा, शाहजहां जिंदा है लेकिन मरनासन। लेकिन प्रकृति की लीला देखी, कितनी लीला विचित्र। डॉक्टर जवाब दिए हुए और औरंगजेब जब दारा की हत्या कर दिया, स्वयं राजा बना, तो इनकी तबीयत ठीक होने लगी, दवाई काम करने लग गई। अब इस शाहजहां धीरे धीरे महसूस कर रहा है बढ़िया, तो समझ ही रहे हो कि तो औरंगजेब कैसा महसूस कर रहा हो। औरंगजेब को लगा कि ये अगर बढ़िया हो गए तो हम तो खराब हो जाएंगे, ये पक्का। इसीलिए जिस व्यक्ति ने 1 करोड़ की कुर्सी बनाया बैठने के लिए, जिसने पत्नी के मरने पर करोड़ों का ताजमहल बनाया, उस व्यक्ति को उसी का बेटा औरंगजेब ने ताजमहल के सामने के किले में कैद कर दिया कि बंद करो इसको। शाहजहां अपने जिंदगी के कई रात भर ताजमहल देख के रो के बिताया। अंतिम में कैदी के रूप में ही मरा और कैद करने वाला दूसरा कोई नहीं, औरंगजेब था। और औरंगजेब ने दारा की हत्या किया, किसके सहयोग से? कट्टर मुस्लिमों के सहयोग से, क्योंकि हिंदू के अधिकांश जो लोग समर्थक थे वो दारा को चाह रहे थे। इसी कारण औरंगजेब कट्टर को खुश करने के लिए अपनी धार्मिक नीति को चेंज किया, कंप्लीट शरीयत पर लाया कि जितने पेंटर हो बंद करो, सब पेंटिंग कबाड़ो, अल्लाह का मजाक उड़ता है, रास्ता नापो, गान बजान वाला रास्ता नापो, शरीयत के अनुसार चलेगा। सिक्का पर आयत जो कुरान की छप रही है मत छापो, सबसे पवित्र चीज है, किसी का पैर पड़ेगा। एकदम धर्म के अनुसार किसी ने नियम कानून से चलाया तो वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब अब सोच लो 49 साल शासन किया। इसके समय थोड़ा सा भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी टेपो किया तो इस सेना लेके सीधे साफ कर देता था, एरिया छीन लेता था कि भाग यहाँ से। कहां समझ रहा? तो बताओ औरंगजेब के समय आपको लगता है कि मॉडर्न की कोई शुरुआत है? दूर दूर तक कोई शुरुआत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब समझना, औरंगजेब 49 साल शासन किया, 1707, बड़ा इंपॉर्टेंट। अकबर 49 साल शासन किया तो आश्चर्य नहीं है, कारण अकबर 14 साल में ही हेड बन गया। तो बताओ 50 साल अगर राज भी किया तो 64-65 में मर गया, तो बादशाह 65 में मर रहा है, यहां गांव के फकीर 80 ठेका रहा। ये कौन आश्चर्य की बात? लेकिन औरंगजेब 49 साल शासन कर रहा है तो यह आश्चर्य है, क्योंकि बुढ़ारी में ही हेड बना। ये 40-45 साल के है तब हेड बना और उसके बाद 49 ठेका रहा। लगभग 90 के उम्र में ही राजा है, लेकिन औरंगजेब डर रहा। यहीं से मॉडर्न समझो शुरू हो रहा। उसने अपने पिता को कैदी की तरह रखा और बंद करके मारा। जितने बेटे इसके थे ये किसी को लाइक बनने नहीं दिया कि नहीं, अगर लाइक बनने देंगे तो भविष्य में हमको भी वैसी बंद कर देगा और पूछेंगे ये क्या कर रहा है, तो कहेगा वही जो आप अपने अब्बा के साथ किए थे, तो मामला रिएक्शन हो जाए। अब सोचो कि एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इसमें एक जो लड़का है वो अपने माता पिता को देखा कि घर में डेली लड़ाई है तो उनको पहुंचा दिया वृद्ध आश्रम। उनकी माता बेचारी वृद्ध आश्रम में रह रही है, एकदम मुश्किल में रह रही।
अब उनको पोता को भी मालूम चला, तो पोता बेचारा परेशान है कि पिताजी कैसे रखने के लिए तैयार है नहीं। तो पोता एक दिन कुछ पैसा बैंक में जमा रखा था तोड़ तोड़ के, और कुछ पैसा जब हो गया तो एक पंखा खरीद के रखा। अब पंखा खरीदा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जब वृद्ध आश्रम से एक दिन उनके घर में फोन आया कि अब माता जी नहीं बचेगी, मरने वाली, तो दोनों लोग पहुंचे। बेटा उनका पंखा लेके पहुंचा था। बाबूजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबूजी कहे कि बेटा अब तो ये मर रहे, तो ये पंखा यहाँ काहे लाया? हम सोचे कि घर उर में लगाएगा, इसके लिए तुम लिया? तो कहा नहीं, हम कई बार दादी से मिलने आते थे, पूछते थे कि कोई दिक्कत, तो दादी कहती थी बस एक दिक्कत, बहुत गर्मी लगती है, यहाँ पंखा नहीं। तो बाबूजी कहे कि तब तक दादी मर रही है, तो अब क्या पंखा? तो बेटा कहा कि भाई दादी न मर रही है, हम नहीं चाहते हैं कि आप इतना गर्मी में रहिए, क्योंकि हम भी तो आपको वहीं भेजेंगे जहां आप भेजे थे। वही बात औरंगजेब की चल रही। क्या अब देखो टर्निंग भारत का क्यों है, जो समझो। औरंगजेब 80-85 साल में राजा, बंगाल का अलग हेड है, इधर का अलग हेड है, इधर का अलग हेड है, सब कमांड किए हुए, हर जगह सूबेदार है। मजाल नहीं है कि कोई विद्रोह कर। 80 साल में ऐसे आदमी से ठियाने वाला उम्र, इसके समय कोई विद्रोह कर दिया तो औरंगजेब स्वयं हाथी घोड़ा लेके पहुंचता था, हमला करता था, और पकड़ के जिंदा पूरे खाल नोचवाता था कि मारो मत इसको, सब नोच दो खाल ऊपर वाला, और इसको पूरे जितना सूबा है घुमा दो कि विद्रोही को यही सजा मिलती। एक बार जो देख ले कि बाप पूरा खाल नोचल है और जिंदा है, तो विद्रोह सोच के भी कहता था हम नहीं करेंगे। और सब लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, और वह था कि अभी पक्कल आम है, 80-85 होल है, तो अभी का जरूरत है विद्रोह के? 2-4 साल वेट करो, एकर कोई बेटा लायक नहीं है, ये मरेगा तो फिर तो हम लोग हो ही जाएंगे। बोलो मामला कहां है, तो समझ रहा है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जितने भी मुगल पक्षधर इतिहासकार है कहते हैं दिस इज द डेट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत है। क्योंकि औरंगजेब यदि नहीं मरता तो आज जिस चेंजिंग की हम बात कर रहे हैं कोई चेंजिंग नहीं होता। बोलो मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत अगर कहा जाए तो किस डेट से है? 1707। कारण जैसे ही औरंगजेब मरा, बंगाल के शासक कहे कि टैक्स नहीं भेजेंगे, इधर कहा कि तो हम भी नहीं भेजेंगे, ई कहा कि तो हम भी नहीं भेजेंगे, इधर कहा कि तो हम सबसे कमजोर हैं। मुगल बादशाह अब जो औरंगजेब के बेटा हैं, इनका नाम है बहादुर शाह प्रथम। नाम बहादुर शाह, भारी डरपोक। बोलो नाम है बहादुर शाह। कैसे गांव में कई लोग के नाम रख देता है विधायक, और उन्हें से वो नौकर है, रे विधायक कहने आओ, विधायक आ रहे हैं, पानी ले आओ गिलास। नाम है बहादुर शाह, और ऐसा डरपोक शाह है, सब क्षेत्र छीना गया, खाली दिल्ली आसपास के क्षेत्र में शासक। अब सोच लो, खाली दिल्ली आसपास में शासक है बहादुर शाह प्रथम। अगर अब इस समय अंग्रेज अब उठना शुरू कर रहा, अब इधर उधर करना शुरू कर रहा है, कोई अब बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या 1707 मॉडर्न का डेट है कि नहीं है? है। इस समय सबसे मजबूत स्थिति यहां पर हुई जिसका नाम है मराठा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, औरंगजेब के समय से ही शिवाजी एकदम फॉर्म में थे, और देखते देखते मराठा की ताकत काफी बढ़ी। बहादुर शाह भी सपोर्ट ही किए, शिवाजी के बेटे को छोड़े, कई दक्षिण का क्षेत्र दिए कि कुछ पैसा आ जाए। यहां तक हल्का पैसा जा भी रहा था, लेकिन मराठा मजबूत हो रहे थे। बहादुर शाह के बाद तब बने जहांदार शाह। जहांदार शाह तक कहा गया कि अंतिम कहो कि अब ये मुगल का जो प्रतिष्ठा है कुछ बचा के रखा है। इसके बाद तब जो आते हैं फर्रुखसियर, बहुत इंपॉर्टेंट देखें, फर्रुखसियर जो नाम देख रहे हो, ये अब खाली था कि पैसा लाओ ले जाओ, जो कहो हम लिख दे। सोचो कि क्या स्थिति है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस समय है,
कहती है कि जी हर जगह बेचते हैं तो टैक्स लगता है, रोड पर टैक्स, एने टैक्स, चुकौए आपके जी इतना दे देते हैं, हमको एगो चिट्ठी दे दीजिए कि तुम जहां बेचो अंग्रेज के टैक्स नहीं लगे। फर्रुखसियर कहा पैसा लाओ, हम लिख देते हैं। इसको पैसा चाहिए कि कहीं से आ जाए, ऐसे भी कुछ नहीं आ रहा। फर्रुखसियर सोचो अंग्रेजों को फरमान दे दी कि पूरे बंगाल में अंग्रेज की गाड़ी चलेगी तो टैक्स नहीं लगेगा, हम कोई पैसा एडवांस दे ले, भारतीयों की गाड़ी चलती है तो टैक्स ले लो। अब सोचो कैसा उल्टा पुल्टा कर दी। और यहां पे सोच लीजिए, जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कुछ लोग कहते हैं इतिहासकार, क्योंकि ये अपना मुगल का सत्ता संभालने से ज्यादा नाच गान पर ध्यान देते थे। 24 घंटा दरबार में नाच अनिवार्य किए हुए थे कि 4-4 आदमी का एकदम 12 टीम 2-2 घंटा डांस कंटिन्यू रखना। कई बार कहा जाता था बादशाह साड़ी पहन के डांस देखने आ जाता था। इतिहासकार कहे बाज के घोंसला में कौआ जन्म ले लिया। मुगल बादशाह बाज था, लोग डरते थे, आई सब कौआ जन्म ले लिया। इतना बड़ा सिस्टम देखो कैसे सब हिल रहा है, जो जैसे चाह रहा है लूट मार मचा रहा है। और हद तो तब हो गया जब इसके बाद है मोहम्मद शाह। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब नाम हल्का फुल्का भी सुने रहना है, धीरे धीरे सब लिंक जुटेगा। मोहम्मद शाह को कहा गया कि ये रंगीला बादशाह। 24 आवर इनका कहना था कि हम 2 बजे रात में भी उठ जाए तो हम तुरंत आएंगे, तो ये नहीं कि तैयारी करो ना, तुम लोग नाचते रहो नाटी बना के, और हम आए तो जितना देर मन है अपना देखे खूब आराम से, और फिर हम चले गए। तो तुम लोग चले जाने से बंद नहीं करना, कंटिन्यू 2-2 घंटा के फेज में। हमको कभी भी आ जाए तो यहाँ कंटिन्यू रहना चाहिए। और वो नाच कहाँ देखता था? 1 करोड़ के कुर्सी पर बैठ के। अब सोच लो क्या कंडीशन है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। इस समय अकबर ने जजिया कर हटाया था, लेकिन फिर से औरंगजेब ने लगा दिया था। अंतिम रूप से जजिया हटाने वाला यही मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कह रहा है। क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया किसने समाप्त कर दिया? तो कहना कि वही डांस देखे वाला, वो बेचारा मस्ती में है, तो जजिया क्या है, खत्म कर दो एकदम, खूब मस्ती में चल रहा। ये खबर ईरान में गया नादिर शाह को। नादिर शाह ईरान का राजा है, और ईरान में खबर गया कि भारत में 1 करोड़ के कुर्सी पर बैठ के राजा खाली डांस देखने में लगा हुआ। तो नादिर शाह कहा कि तो चलें दिल्ली थोड़ा देख लेते हैं। इसने दिल्ली पे आक्रमण किया। अब सोचो, दिल्ली पर जब इसने आक्रमण किया तो इसमें आक्रमण पे मेन रूप से जब अवध की कहानी पढ़ाएंगे, यहां अवध भी स्वतंत्र हो चुका है। अब इसमें तुम देखोगे कि ये सब निमंत्रण में कौन किसके तरफ है, सब बहुत डिटेल कहानी आएगी। मॉडर्न का सब कहानी हम लोग सुनेंगे। अभी हम लोग देखें कि मोहम्मद शाह के समय जब नादिर शाह आए तो सोचो आक्रमण के समय सूचना मिल रही कि हमला हो गया, ये डांस देखने में लगा। अंदर आ गया, डांस से चल रहा, पहुंच गया तो कह रहा है कि जो चाहिए ले लीजिए, क्या हमको फिर, लेकिन ये सब डांस देख। तो हटो कुर्सी दे दो, तो कुर्सी चला। उस कुर्सी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ, और वो कोहिनूर हीरा भारत से नादिर शाह कुर्सी के साथ ईरान लेके चला गया। अब देखो कोहिनूर हीरा भारत में है कि ईरान में? ईरान में। फिर कहानी का टर्निंग आएगा, उधर जब पढ़ाएंगे तो देखोगे कि ईरान में ही हीरा रखल। फिर नादिर शाह के वंशज जब आएंगे तो फिर वहां एक व्यक्ति हेड बनेगा, और वो अपना दोस्त मोहम्मद को ज्यादा काम करवाएगा, अपने राजा नियन रहेगा। अब अपने राजा बना तो एक आदमी को दे दिया कि तुम मेरा विश्वासी है दोस्त मोहम्मद, जाओ जो काम लगे उसको भेज दे। और दोस्त मोहम्मद देखा कि जब ये भेज रहा है तो जनता का हम सेवा करें, 2 डिग्री काम करना है तो 10 डिग्री करे। लोग कहे कि राजा से अच्छा तो दोस्ते मोहम्मद। 5 साल में ऐसा पहचान बना लिया कि पब्लिक अब कह रहा कि तुम हटो दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद। अब दोस्त मोहम्मद कहा कि तो हम राजा, उसको बेचारा को भगा दिया। अब वो हीरा लेके भागा भारत, और यहां राजा रंजीत सिंह थे, कहा कि हीरा ले लीजिए, हमको सेना देके खाली उसको भगा दीजिए। तब फिर से हीरा रंजीत सिंह ही आ गए। अब रंजीत सिंह जब मरे तो उनका बेटा, अंतिम पढ़ोगे दिलीप सिंह,
और दिलीप सिंह से यहां देखोगे लॉर्ड डलहौजी, वो कहेगा बउआ तू छोटा है, हीरा हमको दे दो, और वो हीरा इंग्लैंड के महारानी को भेजेगा कि जी सबसे बड़ा हीरा है। हीरा का प्राइस साइज पर होता है, हीरा अगर बहुत छोटा है तो कोई उसका प्राइस नहीं। एक बड़ा साइज का हीरा, कोई अंगूठी है, अब उस अंगूठी देखो ऐसे लगा हुआ हीरा है तो ये कीमती नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कई हीरा सटा हुआ है तो कोई प्राइस इसका बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अंगूठी में अगर एक ही डायमंड बड़ा शेप में है तो बहुत कीमती। हीरा का जो कैरेट है साइज पे चलता है। हीरा असली है कि नकली पहचानने के लिए बहुत शॉर्ट फार्मूला, कॉपी में एगो बिंदु दे दो, ऊपर से हीरा रख दो, बिंदु दिखाई दे रहा है तो कांच है, फेंक दो, हीरा नहीं है। बिंदु ऊपर से नीचे नजर नहीं आना चाहिए, भले पारदर्शी क्यों नहीं रहे। हीरा पारदर्शी है लेकिन उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कॉपी में बिंदु बनाइए, ऊपर से हीरा रखी तो नीचे नजर नहीं आना चाहिए, आ गया तो कहना कि कांच है, और नहीं नजर आया तो हीरा है। तो सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा, सोचो इंग्लैंड गया तो महारानी कही कि तलाव हम अपना मुकुट में लगा लेते, और अभी वो इंग्लैंड के महारानी के मुकुट में अभी भी रखा हूं। तो कहानी देखिए रहा है, यहां से वहां, वहां से यहां, तो ये सब हम लोग डिटेल सुनते रहेंगे। अभी कहानी सुनिए, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसके समय चला गया? मोहम्मद शाह। 1739 नादिर शाह के आक्रमण, 1739 के बाद मुगल कमजोर, और सबसे मजबूत कौन है? मराठा। अब सोच लो, मराठा इधर पूरे पंजाब का क्षेत्र, इस साइड उड़ीसा का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र, ऐसा लगने लग गया कि 100% कंफर्म है कि अंग्रेज का राज नहीं आएगा, मराठा का राज आएगा। और इसीलिए मॉडर्न की शुरुआत 1707 नहीं है। कुछ इतिहासकार अब कह रहे हैं कि 1707 कैसे मानोगे, क्योंकि औरंगजेब जब कमजोर पड़ता है तो मराठा भारतीय है, मजबूत बनता है। मराठा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पी रहे, ये मत समझना कि पागल हो गए। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सब जगह उसका कब्जा है, पंजाब तक कब्जा है। और इतना कब्जा इन लोग मराठा मजबूत थे कि नादिर शाह के वंशज जब इधर कब्जा करके दूसरे को हेड बनाए तो मराठा उसको मार के भगा दिया गया, ये सब हम रहेंगे। और यही अहमद शाह अब्दाली जब सुना कि हमारा आदमी को भगा दिया है तो कहा ठहरो बताते हैं। 1761 ये हमारा एक टर्निंग डेट। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ईरान से पूरा सेना लेके चलता है कि मराठा को ठीक कर दे, और इधर मराठा हमको ठीक करने आ रहा है, क्या समझ रहा है? ये पूरा सेना 3-4 सेट में भेजता, और जब 3-4 सेट में भेजे, मराठा बहुत मजबूत, लेकिन हुआ क्या? ये पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना गया। अहमद शाह अब्दाली ईरान से हैं और मराठा भारत से हैं, भयंकर लड़ाई चलती, और इस लड़ाई में गलती हुआ मराठा से। मराठा पेशवा अपने बेटा और भतीजा दोनों के भेजे थे, दोनों की उम्र कम थी, 19-20 साल थी। ये लोग कहा कि तब बाकी सेना 4-5 गो आएगा, उतना इंतजार कौन करेगा, चलो मार के ठीक कर देते। अगर इंतजार करके जाते तो मामला दूसरा होता, लेकिन यह क्या, बेटा अचानक कुछ ही सेना लेके अहमद शाह अब्दाली पर टूट पड़ा। बेचारा जब देखा कि टूट गया तो भतीजा भी सेना लेके कूद गया, दोनों मारे गए। एक एक करके योद्धा आते गए, मरते गए। अहमद शाह अब्दाली को बहुत क्षति हुआ। और तुम अपने जिंदगी में ही पहला लड़ाई पढ़ो, मराठा पेशवा के पास खबर आई, वो भी आ रहे थे पीछे से, रास्ते में कागज उनको दिया गया जिसमें लिखा हुआ था हीरा और मोती बिखर गए हैं, सोना चांदी की गिनती नहीं। माने उनका बेटा भतीजा हीरा मोती है वो तो खत्म हो गया, अब बाकी जो सेनापति था वो सबकी गिनती नहीं है, इतना खत्म हो गया। ये सुन के वह बेचारे पार लग गए। मराठा अचानक जो भारत के हेड बनने वाले थे, अचानक ही पक्का हो गया कि भारत में मराठा हेड नहीं बनेगा। इस समय कंफर्म है। अब इस समय देखो, कई लड़के जो 1757 पलासी को मॉडर्न मान रहे, उनको हम कह रहे हैं कि 57 के बाद ये कंफर्म नहीं है कि अंग्रेज हेड बनेगा। 61 में अभी बहुत मजबूत पे मराठा है, लेकिन यहां दुर्भाग्य कहिए, ये जिंदगी का तुम पहला लड़ाई सुनोगे जो हर लड़ाई फैसला करता था कि राजा कौन बनेगा।
ये तुम्हारे जीवन में सुनने वाला पहला लड़ाई है, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसने फैसला किया राजा कौन बनेगा हम नहीं जानते, राजा कौन कौन नहीं बनेगा ये आंसर है। मराठा नहीं बनेगा, अहमद शाह नहीं बनेगा, दोनों टूट गया। अब सोचो, नहीं बने वाला फैसला हुआ लड़ाई, बनेगा कौन वो खत्म। अहमद शाह अब्दाली को इतना नुकसान, ईरान गया कि बाप रे बहुत भयंकर लड़ाई, मराठा का इतना क्षति कि फिर बेचारा ये सोच नहीं रहा कि अब हम राजा बने, हालत खराब। तब तक यही कंडीशन बंगाल में चेंज है। 1757 एक लड़ाई है, पलासी का युद्ध। आए थे अंग्रेज बिजनेस करने और मालूम चला कि बंगाल में कौन नवाब बनेंगे ये अंग्रेज बना रहा है। चले थे बिजनेस करे और यहां नवाब बनाने का खेल शुरू कर दिए। तो हुआ कि यहीं से सत्ता का उनको आनंद मिलना शुरू हो गया। ये टर्निंग डेट, तो 3 टर्निंग डेट मॉडर्न का माना गया। पहला डेट कब माना गया? 1707। क्यों माना गया? औरंगजेब की मृत्यु। दूसरा टर्निंग डेट 1757 पलासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज पहली बार सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे सैनिक कंपनी में तब्दील हुए हैं और उसी से वो जीत प्राप्त करते हैं। लेकिन कई लोग इसको नहीं मानते कि बहुत छोटी लड़ाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट 1761 ये था पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा की हार ये तय कर दिया कि अंग्रेज का रास्ता क्लियर है, इसीलिए यहां टर्निंग डेट। तो मॉडर्न के 3 प्रकार के टर्निंग डेट है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे मुगल पक्षधर इतिहासकार की ओर से आधुनिक भारत का शुरुआत, तो 1707 हो। मराठा पक्षधर इतिहासकार की ओर से 1761, लेकिन ज्यादा इतिहासकार 1757 मानते हैं और हम लोग इसी को मॉडर्न की शुरुआती डेट मानेंगे। तो बोलो, मॉडर्न की शुरुआत 3 है, लेकिन ज्यादा लोग जहां मान रहे हैं हम लोग उसको टर्निंग मानेंगे कि हमारे सोच समझ पूरे चेंजिंग लाने वाला जो डेट है यहां से। तो अब बताओ, भारत की कहानी क्लियर है सबका। अब भारत और विश्व को एक साथ हम लिखाएं, तब आपका लिखाने के बाद मॉडर्न का पहला लेसन शुरू होगा। इस सभी बात को हम लिखाएंगे किसमें? सामान्य जानकारी। पिछले दिन आप पूरे सुने थे विश्व के बारे में। विश्व में आपको हमने बताया था कि भारत में 1498 में कौन पहुंचे थे? वास्को डी गामा। और आपका क्वेश्चन लास्ट हम किए थे, वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया? बोलो, वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया? जल्दी बोलो। तो वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। देखो, वास्को डी गामा की जो बात है, मेन 4 जहाज थे, जिसमें एक जहाज केवल उनका सामान था। तो सामान वाले जहाज इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक जहाज था राफेल, बेरिया, ये सब इनके इंपॉर्टेंट जहाज है। और गैब्रियल जो देख रहे हो, ये इनके मेन जहाज थे जिसपे स्वयं वास्को डी गामा था। इसीलिए अगर चॉइस में राफेल और दोनों देगा तो वो सही होगा, बेरिया देगा तो वो भी सही होगा। लेकिन गैब्रियल जहाज अगर है, एक चुनना है, तो वास्को डी गामा किस जहाज से आए थे? गैब्रियल। 1-2 प्रश्न आपको और चल दें जिससे हम देख लें आपके आईक्यू लेवल कितना चल रहा है, और फिर भारत की कहानी जो सुने हो इस पर क्वेश्चन चलेगा। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे एक प्रश्न लिखें, देखें कितने बच्चे इसको सही कर पाते हो। जो क्वेश्चन है इस सेकंड स्तर का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फर्स्ट स्तर का क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट स्तर तो सुनते ही बच्चे मार देते, तो इस स्तर का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इस स्तर का, जिसमें आपको समझ के आंसर देना है। और मॉडर्न ट्रेंड यहां पे है, जो बच्चे इसमें दरोगा बनना चाह रहे कि सर एकदम डबल स्टार लगाइए छोड़े, तो उनको यहां तक का स्टेप ध्यान देना है, समझ विकसित करना है। क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। लिखो, वास्को डी गामा भारत के वास्को डी गामा भारत के कालीकट
भारत के कालीकट में सर्वप्रथम पहुंचे थे? कालीकट, भारत के कालीकट में पहुंचे थे, लिखा गया सबसे। अब देखो यहां क्वेश्चन सेटर की इच्छा है, सेटर तुमको खुश करना चाहेगा तो उसमें हल्का दे देगा वहां के राजा कौन थे, वहां के राजा कौन थे, जमोरे। तुम लोग एकदम उत्साहित हो गए। सेटर चाहेगा कि नहीं इसको खुश नहीं करते हैं, थोड़ा डुबाते हैं, तो देखो वहां क्या कर दिया, कालीकट में पहुंचे थे। यह केरल के किस जिला में स्थित है? यह केरल के किस जिला में स्थित है? ये मत समझना कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी का ट्रेंड है, ये नहीं कि 5 साल के आगे का नहीं कर रहा। यह केरल के किस जिला में स्थित है? चॉइस ए वलनाड, अभी वलनाड वाला केरल में बहुत फेमस जगह चल रहा है, वलनाड, वेलूर। सी कोझिकोड, कोझिकोड, और डी एक कर लीजिए पल्लम। चूंकि केरल का है ना, सब नाम हम लोग को खूब बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन आया कि जो कालीकट है वो कालीकट कहां स्थित है, तो बोलो क्या होगा, तो कोझिकोड बिल्कुल सही आंसर है। अब कालीकट नाम ही नहीं है, कोझिकोड जिला को ही कालीकट कहते हैं। और ये अगर तट की बात की जाए तो बोलो कौन सा तट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मालाबार तट, मालाबार तट। ये आपको कई बार तट भी पूछ सकता है, तो आंसर ध्यान रखना है, मालाबार तट पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे का हमने देखा कि एकदम सही कर लिए। इसी स्तर के कई क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन अब हम लोग पढ़ने के बाद सभी चीज चलेंगे। अब इसमें आज हम लोग किए क्या, सिलेबस लिखा है, मॉडर्न कैसे जीरो से हीरो चलेगा। जो लड़के न एंशिएंट पढ़े न मेडाइवल पढ़े, वो मॉडर्न कैसे पढ़े, उसके लिए हमने 2 दिन का एक बेसिक क्लास रखा। अब इस पर 1 दिन का क्लास अभी और लेंगे, जिसमें पूरी बात को लिखाते हुए हम क्वेश्चन चले। उन प्रश्नों को सही करोगे तो पहला नंबर लेसन जो हमारा है सामान्य जानकारी, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और तब लेसन शुरू होगा, बोलो लेसन कौन होगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जैसे जैसे लेसन बढ़ेगा आप टिक लगाते चलोगे तो इससे फायदा क्या होगा, और छोर पता रहेगा। जैसे ही यहां पहुंच जाएंगे कंप्लीट खत्म हो गया। और इसके लिए हमने निर्धारित किया है 60 क्लास। मॉडर्न में खूब समय देंगे, उस शॉर्टकट हम नहीं रखेंगे कि तुरंत खत्म कर दे, इतना पढ़ा देंगे कि उसके बाद मॉडर्न कहीं भी छूटवे नहीं करे, एकदम लगे कि सर ये दरोगा क्या ऊपरे वाला भी हम बनाने लग गए हैं, सब सही होगा। तो 60 क्लास के सफर को हम लोग इसमें तय करेंगे। बात समझ गया सबको ना, तो इसलिए या कम में कर दें, हड़बड़ाओगे तो कम में हो जाए, आराम से ना, मस्ती में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गांधी जी को खूब आराम से खूब डिटेल गहराई में चल देंगे। चलिए अब इसमें आज हम लोग अभी शुरू करते हैं